आज हम दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जो चला तो सिर्फ 30 साल। हाँ। लेकिन जिसने सल्तनत की सीमाओं, खजाने और प्रशासन की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की, जो 1290 से 1320 तक रहा। मतलब एक बहुत ही छोटा दौर था ये। हाँ, पर ये एक ऐसा तूफानी दौर था जिसमें मंगोलों पर जबरदस्त जीत हासिल की गई, सल्तनत का विस्तार हुआ और ऐसे प्रशासनिक प्रयोग किए गए जिनके बारे में आज भी बहस होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। शुरुआत करते हैं खिलजी वंश की स्थापना से। गुलाम वंश के पतन के बाद ये अचानक सत्ता के केंद्र में कैसे आ गए? देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि दरबार में चल रही उथल-पुथल का एक नतीजा थी। अच्छा। खिलजी असल में तुर्की मूल के ही थे, लेकिन वो लंबे समय से अफगानिस्तान के खिल्ज इलाके में बसे हुए थे। तो दिल्ली के जो तुर्की अमीर थे वो उन्हें खुद से थोड़ा अलग समझते थे। और गुलाम वंश के आखिरी दौर में जब सुल्तान कमजोर पड़ गए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो एक बहुत काबिल और अनुभवी सेनापति थे, वो धीरे धीरे ताकतवर होते गए। अच्छा, तो वो पहले से ही सल्तनत के एक अहम किरदार थे और उन्होंने बस मौके का फायदा उठाया। हाँ, जब आखिरी गुलाम सुल्तान कैकाबाद पूरी तरह से शासन चलाने में नाकाम रहे तो जलालुद्दीन ने 1290 में उन्हें हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। और इसी को खिलजी क्रांति भी कहते हैं ना? बिल्कुल। ये शब्द बहुत बड़ा लगता है, पर इसका एक गहरा मतलब है। वो क्या? इसने इस धारणा को तोड़ दिया कि सल्तनत पर सिर्फ ऊंचे तुर्की खानदानों का ही हक है। खिलजियों का सत्ता में आना इस बात का सबूत था कि अब काबिलियत और सैन्य ताकत ऊंचे खानदान से ज्यादा मायने रखती है। ये तो वाकई एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव था। हाँ, इसने सल्तनत की राजनीति के दरवाजे दूसरों के लिए भी खोल दिए। लेकिन जलालुद्दीन का शासनकाल, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत लंबा नहीं चला। वो किस तरह के शासक थे? वो अपने दौर के हिसाब से काफी नरम दिल और कह सकते हैं रहमदिल इंसान थे। उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी, करीब 70 साल। अच्छा। उन्होंने बिना खून बहाए शासन करने की नीति अपनाई, जो उस जमाने में लगभग अनसुनी बात थी। हाँ। तो ये एक क्लासिक मामला है जहां एक शासक की दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सही कहा। और इस विडंबना का सबसे बड़ा प्रतीक था उनका अपना भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन उसे बेटे की तरह मानते थे, लेकिन अलाउद्दीन की नजरें तो तख्त पर थीं। उसने 1296 में देवगिरी पर एक बहुत सफल हमला किया और वहां से बेहिसाब दौलत लूट कर लाया। और फिर उसी दौलत का इस्तेमाल उसने सुल्तान के खिलाफ किया। हाँ, उसने जलालुद्दीन को कड़ा मानेकपुर में मिलने के लिए बुलाया। बहाना यह था कि वो लूटी हुई दौलत उन्हें सौंपना चाहता है। और वहीं पर धोखा हुआ। बिल्कुल। जैसे ही बूढ़े सुल्तान ने उसे गले लगाया, अलाउद्दीन के इशारे पर उनकी हत्या कर दी गई। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास की सबसे बड़ी धोखेबाजियों में से एक थी। और यहीं से खिलजी वंश और शायद सल्तनत का सबसे शक्तिशाली और क्रूर दौर शुरू होता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक 20 साल का शासन। उसके दौर को इतना असाधारण क्यों माना जाता है? सिर्फ इसलिए कि उसने साम्राज्य का विस्तार किया? विस्तार तो एक पहलू है, और वो भी जबरदस्त। गुजरात, रणथंभोर, चित्तौड़, मालवा, उसने उत्तर भारत को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जो बात उसे अलग बनाती है वो है दक्षिण भारत की विजय। हाँ, उसके सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल और यहां तक कि मदुरै तक धावा बोला। ये पहली बार था कि किसी दिल्ली के सुल्तान की सेना ने भारत के इतने दक्षिणी हिस्से तक पहुंचकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। और मंगोलों का खतरा भी तो था। उसका सामना कैसे किया उसने? बहुत ही आक्रामक तरीके से। उसके शासनकाल में मंगोलों ने कई बड़े हमले किए, कुछ तो दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गए थे। बाप रे। लेकिन अलाउद्दीन ने न सिर्फ उन्हें हर बार हराया, बल्कि एक रक्षात्मक नीति की जगह आक्रामक नीति अपनाई। उसने सीमा पर नए किले बनवाए और एक बहुत बड़ी स्थायी सेना खड़ी की। एक तरफ इतनी सैन्य सफलताएं और दूसरी तरफ उसे एक क्रूर और निरंकुश शासक भी कहा जाता है। ये दोनों पहलू एक साथ कैसे चलते थे? दरअसल उसकी क्रूरता और उसके प्रशासनिक सुधार दोनों का मकसद एक ही था, सत्ता पर पूरा नियंत्रण। उसे अमीरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसे लगता था कि अमीरों के पास ज्यादा पैसा और मेलजोल के मौके ही विद्रोह की वजह बनते हैं। इसलिए उसने उनकी जमीनें छीन ली, शराब और पार्टियों पर पाबंदी लगा दी और एक मजबूत जासूसी नेटवर्क भी बनाया। हाँ, जो हर अमीर की हर हरकत पर नजर रखता था। एक तरह से उसने सल्तनत को एक केंद्रीयकृत लगभग पुलिस स्टेट में बदल दिया था। आप कह सकते हैं 1316 में जब उसकी मौत हुई तो उसने एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा
जो आकार में विशाल और प्रशासन में मजबूत था। लेकिन ये मजबूती एक ही धागे से बंधी थी, खुद अलाउद्दीन के डर से। और जैसे ही वो धागा टूटा, पूरा ढांचा बिखरने लगा। अलाउद्दीन के बाद ये पतन इतनी तेजी से क्यों हुआ? ये अत्यधिक केंद्रीकरण का संकट कहलाता है। अलाउद्दीन ने अमीरों की ताकत इतनी ज्यादा कुचल दी थी कि उसके जाने के बाद कोई भी योग्य या शक्तिशाली अमीर सल्तनत को संभालने की स्थिति में ही नहीं था। उसने एक वैक्यूम बना दिया था। हाँ, जिसे उसके अयोग्य बेटों और मलिक काफूर जैसी साजिशों ने भर दिया। पहले उसका नाबालिग बेटा शहाबुद्दीन गद्दी पर बैठा, लेकिन असली ताकत काफूर के हाथ में थी, जिसे जल्दी ही मार दिया गया। और फिर उसका दूसरा बेटा आया, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। हाँ, और वो अपने पिता से बिल्कुल उल्टा था, विलासी और कमजोर। उसने अलाउद्दीन की सारी सख्त नीतियां पलट दी, जिससे अमीरों को फिर से सिर उठाने का मौका मिल गया। और फिर अराजकता फैल गई। बिल्कुल, और अंत में 1320 में उसके ही एक पसंदीदा गुलाम खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन बैठा। तो सिर्फ 4 साल में खिलजी वंश का आखिरी शासक एक खिलजी भी नहीं था। सही पकड़ा। खुसरो खां के सत्ता में आने से तुर्की अमीरों में खलबली मच गई और पंजाब के गवर्नर घियासुद्दीन तुगलक ने विद्रोह का झंडा उठा लिया और तुगलक वंश की स्थापना की। हाँ, उसने दिल्ली पर हमला किया, खुसरो खां को हराया और मार दिया। इस तरह जो साम्राज्य अलाउद्दीन ने 20 साल की मेहनत और खून खराबे से बनाया था, वो उसकी मौत से सिर्फ 4 साल के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये इतनी तेजी से हुआ पतन हमें सोचने पर मजबूर करता है। चलिए उसी सिस्टम को, उसके मशहूर सुधारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उसकी बाजार नियंत्रण नीति के बारे में बहुत सुना है। क्या ये वाकई इतनी अनोखी थी? ये उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी आर्थिक प्रयोग था। सोचिए, आज सरकारें महंगाई को काबू करने के लिए कितनी जद्दोजहद करती हैं। अलाउद्दीन ने 13वीं सदी में दिल्ली के अंदर हर जरूरत की चीज का दाम तय कर दिया था, अनाज से लेकर कपड़े तक और घोड़ों से लेकर गुलामों तक। लेकिन दाम तय कर देना एक बात है, उसे लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। ये मुमकिन कैसे हुआ? इसके लिए उसने एक पूरा विभाग बनाया। शहना ए मंडी नाम का एक अफसर बाजार का मुखिया होता था। सरकारी गोदाम बनाए गए और सजाएं इतनी खौफनाक थी कि कोई बेईमानी करने की सोच भी नहीं सकता था। खौफनाक जैसे कि? इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि अगर कोई दुकानदार 1 ग्राम भी कम तौलता, हाँ, तो अलाउद्दीन उसके शरीर से उतना ही मांस काट लेने का हुक्म देता था। बाप रे, ये तो वाकई क्रूरता की हद है। इसी खौफ के कारण कोई धोखा देने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस सब का मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ जनता को सस्ती चीजें देना चाहता था? नहीं, उसका मुख्य मकसद था अपनी विशाल सेना का खर्चा कम रखना। अच्छा, अगर सैनिकों को सस्ता अनाज और सामान मिलेगा तो उन्हें कम तनख्वाह में भी रखा जा सकता है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध स्तर पर लाने की कोशिश थी। समझी। और राजस्व यानी लगान के बारे में क्या? वहां भी उसने कुछ बड़े बदलाव किए थे। हाँ, और ये बदलाव किसानों के लिए बहुत भारी पड़े। उसने लगान को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। 50%? हाँ, ये बहुत ज्यादा था। साथ ही उसने जमीन की पैमाइश यानी नापजोक की व्यवस्था शुरू की, ताकि कोई अमीर या बिचौलिया लगान की चोरी न कर सके। तो एक तरफ बाजार में कीमतें कम और दूसरी तरफ किसानों पर इतना भारी टैक्स, ये तो बड़ा विरोधाभास है। मुझे उसकी सैन्य सुधारों में भी दिलचस्पी है। दाग और हुलिया प्रथा क्या थी? ये सेना को पेशेवर और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए थी। दाग का मतलब था शाही घोड़ों को एक खास निशान से दागना, ताकि उन्हें बदला न जा सके। हाँ, और हुलिया प्रथा में हर सैनिक का पूरा हुलिया यानी उसका कद, रंग, चेहरे पर कोई निशान, सब कुछ रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। मतलब एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम, ताकि कोई नकली सैनिक खड़ा ना कर गए। बिल्कुल, ये बहुत कारगर तरीके थे जिनसे सेना की क्षमता और अनुशासन दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ। इन सुधारों को देखकर लगता है कि अलाउद्दीन हर चीज पर अपना पूरा नियंत्रण चाहता था। लेकिन क्या इस दौर में सिर्फ लड़ाई और प्रशासन ही था? कला और वास्तुकला का क्या हुआ? ये दिलचस्प है कि इतने कठोर शासन के बावजूद इस दौर में वास्तुकला ने एक नई ऊंचाई हासिल की। इंडो इस्लामिक शैली, जो गुलाम वंश में शुरू हुई थी, अब और परिपक्व हो गई। जैसे कि सिरी फोर्ट? हाँ, उसने मंगोल हमलों से बचने के लिए दिल्ली में दूसरा शहर बसाया, जिसे सिरी फोर्ट कहते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध है अलाई दरवाजा। वो तो आज भी कुतुब मीनार परिसर की शान है। हाँ, 1311 में बना अलाई दरवाजा इस दौर की वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना है। पहली बार भारत में किसी इमारत में वैज्ञानिक तरीके से असली मेहराब और गुंबद का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर किया गया। वो लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का मेल बहुत खूबसूरत है। हाँ, और उस पर कुरान की आयतें और जाली का बारीक काम, ये सब मिलकर उसे एक शाहकार बनाते हैं।
ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि सल्तनत के आत्मविश्वास और ताकत का प्रतीक था। वास्तुकला तो ठीक है, लेकिन साहित्य का क्या? इस दौर का जिक्र अमीर खुसरो के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। अमीर खुसरो इस दौर के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीक थे। वो एक कवि, संगीतकार, इतिहासकार और सूफी संत सब कुछ थे। वो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। हाँ, और उन्हें तूतिए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। उन्होंने अलाउद्दीन की जीतों पर खजाइन उल फुतूह नाम की किताब भी लिखी है, लेकिन उनका योगदान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है ना? बहुत ज्यादा। उन्होंने फारसी शायरी में भारतीय विषयों को जगह दी। उन्होंने हिंदी की बोलियों, खासकर खड़ी बोली को फारसी के साथ मिलाकर एक नई भाषा की नींव रखी, जिसे बाद में हिंदुस्तानी और फिर उर्दू और हिंदी के रूप में जाना गया। बिल्कुल। कव्वाली और सितार जैसे वाद्य यंत्रों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। तो वो एक तरह से उस गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक थे जिसके बारे में हम आज बात करते हैं। एकदम सही। उनका काम दिखाता है कि राजनीतिक तनावों के बावजूद समाज के स्तर पर सांस्कृतिक मेलजोल जारी था। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, अलाउद्दीन धर्म को लेकर कैसा था? क्या उसने उलेमा या धार्मिक गुरुओं को ज्यादा महत्व दिया? यहीं पर वो बाकी सुल्तानों से अलग था। उसने साफ तौर पर ऐलान किया था कि वो शासन के मामलों में उलेमा का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। उसका मानना था कि मैं नहीं जानता कि क्या शरीयत के हिसाब से जायज है और क्या नाजायज। मैं वही करता हूं जो राज्य के लिए अच्छा होता है। और उसने खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदरी की उपाधि भी दी। हाँ, ये सब उसकी असीम महत्वाकांक्षा को दिखाता है। वो खुद को ही सर्वोच्च शक्ति मानता था। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो खिलजी वंश जो सिर्फ 30 साल चला, उसने दिल्ली सल्तनत को एक क्षेत्रीय ताकत से एक अखिल भारतीय साम्राज्य में बदल दिया। हाँ, अलाउद्दीन के दौर में सल्तनत अपने शिखर पर पहुंची। उसके साहसिक और क्रूर सुधारों ने एक ऐसा केंद्रीकृत ढांचा तैयार किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उसकी सैन्य ताकत, बाजार नीतियां और शानदार वास्तुकला, ये सब उसकी विरासत का हिस्सा हैं। और उसने बाद के शासकों के लिए एक मिसाल कायम की, भले ही वो मिसाल क्रूरता और अत्यधिक नियंत्रण की थी। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये है कि एक ऐसा साम्राज्य जो प्रशासनिक और सैन्य रूप से इतना शक्तिशाली और केंद्रीकृत था, वो अपने सबसे मजबूत शासक की मृत्यु के बाद महज 4 साल में ही क्यों ढह गया? क्या अत्यधिक नियंत्रण ही व्यवस्था को इतना भंगुर बना देता है कि एक व्यक्ति के हटते ही वो बिखर जाती है? या फिर किसी भी सल्तनत की मजबूती सिर्फ उसके शासक की व्यक्तिगत काबिलियत पर ही निर्भर करती है, ना कि उसके बनाए गए सिस्टम पर?